नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और यूपी पुलिस के लिए हम लेकर आए हैं हर विषय की एक स्पेशल सीरीज। एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म। जैसे आज हम हिंदी की वर्णमाला चैप्टर करा रहे हैं, तो इसमें वर्णमाला पूरी कंप्लीट कराएंगे और वो भी बहुत कम समय में। प्लस वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन 2018-2019 में यूपी पुलिस ने पूछे हैं वो भी हम कंप्लीट कराएंगे इसी वीडियो में। तो स्क्रीन आपके सामने है। अब हम वर्णमाला के एक एक स्टेप को जानेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वर्णमाला की, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हम यही जान लें कि ये वर्णमाला है क्या। तो भाई देखो, वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है, वर्णों का एक व्यवस्थित समुदाय है जिसे हम वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित समूह का मतलब यहाँ किससे है? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। व्यवस्थित समूह का मतलब है कि जैसे ए है तो ए के बाद में आ आना चाहिए, ई छोटी ई आनी चाहिए, फिर इसके बाद में बड़ी ई आनी चाहिए। जैसे अगर हम व्यंजन देखें तो कै के बाद में खे के बाद में गे। तो ये हमारा वर्णमाला में क्रम होता है लिखने का, उसी को हम बोलते हैं व्यवस्थित समूह। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया वर्ण। वर्ण, तो ये वर्ण क्या है फिर? भैया वर्ण क्या है? तो ध्यान देंगे, जब हम कुछ बोलते हैं, कोई भी हम शब्द बोलते हैं या कोई भी हम वाक्य बोलते हैं, तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और जो मेरे एक एक शब्द निकल रहे हैं ना, ये यूपी पुलिस के 2018 और 19 के शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन यूपी पुलिस ने पूछा है 2018-19 में। मैंने 18 और 19 के 16 सवाल हैं जो लास्ट में मैं कराऊंगा, कौन कौन सी शिफ्ट में क्या क्या पूछे हैं। ये क्वेश्चन पूछा है वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। दूसरा उसने ये भी पूछा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई होगी या किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, वो क्या होगी? वर्ण होगी, वर्ण। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे हम। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ये भी ध्यान रखेंगे, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो जब भी हम बोलेंगे तो हमारे जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और जब इस ध्वनि को हम कोई चिन्ह प्रदान कर देंगे, उस चिन्ह को ही क्या बोलेंगे? वर्ण बोल देंगे। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अर्थात हम एक बार में बोल देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, वर्ण। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो भाई ये शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसका अर्थ निकलता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। शब्द का कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैंने लिखा पेन, तो आप समझ रहे हैं कि ये पेन है, इसका कोई अर्थ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। भाई ये तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, इनमें फिर क्या अंतर है? अंतर ये है, फिर देखो शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, लेकिन वाक्य क्या होगा? भाषा की सार्थक इकाई होगी। इसके बाद हम भाषा जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है। फिर देखेंगे जो हमारी भाषा है वो क्या है? हिंदी। और हिंदी भाषा की जो लिपि है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका, जैसे हमने कहा क, तो ये तो हमारी ध्वनि हुई। इस ध्वनि को कोई चिन्ह देंगे
वही हमारा क्या होगी, लिपि होगी। लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। तो हिंदी की जो लिपि है ना वो देवनागरी है, और देवनागरी जो लिपि विकसित हुई है वो कौन सी लिपि से विकसित हुई है, आप बोल देंगे ब्राह्मी से, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है देवनागरी। देखेंगे वर्णों के बारे में। हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ण हैं उनकी संख्या 52 है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होंगे, 52 होंगे। अब इन 52 वर्णों को हम 2 भागों में बांटेंगे। वर्णों को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। तो पहला भाग होगा स्वर, दूसरा होगा व्यंजन। अब 52 वर्णों को स्वर और व्यंजन में बांटेंगे तो भाई स्वर कितने होंगे, तो स्वरों की संख्या होती है 11। याद रखना है, पेपर में पूछेगा स्वरों की संख्या क्या है, 11। और व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन की संख्या 33। यहाँ एक कन्फ्यूजन है, मैं मिटाऊंगा सभी को। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33, लेकिन वर्णों की संख्या 52। क्या 33 और 11 52 होंगे, नहीं होंगे। अब समझेंगे हम। देखो सबसे पहले संख्या हम बाद में देखेंगे, केवल आप ये 3 बात याद रखनी है। वर्ण 52 है, स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। अब उसने हमें देखना है कि स्वर कौन से होंगे, किन्हें हम स्वर बोलेंगे। तो भाई देखो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की हमें जरूरत ना हो, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। अब स्वर कौन कौन से हैं, तो भाई देखो हमने जो स्वर लिखे ये सभी लिख दिए, लिखने में बहुत टाइम लगता। तो ये टोटल मैंने यहाँ पे 11 लिखे हैं। ये वही स्वर हैं जो मैंने दिखाए। ये 11 स्वर हैं जो हमें बताने हैं उत्तर में। लेकिन फिर ये 2 क्या हैं, ये भी स्वर हैं, ये भी स्वर हैं। रुक जाएंगे। इन दोनों स्वरों को, छोटी अंग बड़ी अंग, इन दोनों स्वरों को हम बोलेंगे अयोगवाह। वो आपसे पूछ लेगा कि अयोगवाह कौन सा है, अयोगवाह कितने हैं, तो अयोगवाह स्वर कौन से हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटे अंग को हम क्या बोलेंगे, अनुसार, और बड़ी अंग को क्या बोलेंगे, विसर्ग। तो अनुसार, छोटी अंग, विसर्ग, बड़ी अंग। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह का मतलब है अलगाव से। जैसे हमारे भारत में कोई व्यक्ति रहता है और वो केवल और केवल भलाई किसकी चाहता है, किसी दूसरे मुल्क की चाहता है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे कि भाई ये रह तो भारत में रहा है लेकिन गुण उस दूसरे देश के गाता है, तो ना तो ये भारतीय है ना ये दूसरे देश का है। भारत में रहकर दूसरे देश की प्रशंसा करता है, तो ऐसे को आप क्या भारतीय बोल दोगे पूर्ण रूप से, नहीं बोलोगे। क्या उसे विदेशी भी बोल दोगे, नहीं बोलोगे। वो बीच में ही लटका रहेगा, ना उसका यहाँ सम्मान ना वहाँ सम्मान। तो ये अयोगवाह देखेंगे, इनका रूप रंग स्वरों के समान है, स्वरों से मिलते जुलते हैं भाई ये, इसलिए इन्हें हम स्वर में गिन रहे हैं। लेकिन जब इनकी ध्वनि सुनोगे ना, जैसे छोटी अंग मैंने कहा नंदन, नंदन, तो इसकी जो आवाज आई ना अनुस्वार की, वो न की आई। न क्या है, व्यंजन है। यानी है तो ये स्वर, लेकिन इसकी ध्वनि कैसी आई, इसकी ध्वनि आई व्यंजन की, इसलिए ये अयोगवाह है। अब आप देखेंगे बड़ी अंग जिसे हम विसर्ग बोलते हैं, स्वरों में गिनना है, लेकिन अगर मैंने लिखा क्रमशः, क्रमशः, तो इसकी जो ध्वनि आई विसर्ग की, वो किसकी आई, है वर्ण की आई। गिनती हो रही है इसकी स्वरों की में, गिनती स्वरों में हो रही है, लेकिन ये ध्वनि देता है व्यंजन की, है की, और है व्यंजन है। इसलिए ना तो हम इसे स्वरों में गिनते हैं ना व्यंजनों में गिनते हैं। तो ये 2 अयोगवाह हैं, इन्हें हम याद रखेंगे। अगर हम इनकी भी गिनती करें तो फिर कुल कितने स्वर हैं, जो कुल स्वर हैं वो कुल हैं भाई 13, टोटल स्वर 13 हैं। लेकिन पेपर में आपसे पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है, आप आंसर देंगे 11 है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, तो उच्चारण के आधार पर भाई 10 स्वर हैं। क्यों, क्योंकि जो रै ऋषि है ये रही,
इसकी आवाज होती है री की, री। जैसे हम पढ़ेंगे ऊ ऊ, री ए, तो ये आवाज किसकी थी? री की है स्वर, लेकिन आवाज इसकी जो है ना, ध्वनि जो इसकी है ना, वो कैसी है? रे व्यंजन की सी। तो उच्चारण के आधार पर फिर हम इसको भी निकाल देते हैं। केवल हमारे कितने स्वर बचेंगे? 10 बचेंगे। तो याद रखेंगे, अगर आप देखना है कि कुल स्वर कितने हैं? 13। लेकिन वो पूछेगा आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, आप बोलोगे 11। और अगर पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो आप बोलोगे 10। फिर हम ऋषि को भी नहीं गिनते हैं। तो यहां तक बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जिनमें से एक टाइप हमने लिखा है उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी किसी स्वर को बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो इस तरह से है कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है, अर्थात स्वर 3 प्रकार के होंगे। पहले होंगे ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर भी कह देंगे। दूसरे होंगे दीर्घ स्वर, जिन्हें हम संयुक्त स्वर भी कह देंगे। और तीसरे होंगे प्लुप्त स्वर। ठीक है, और ये प्लुप्त स्वर केवल याद ही रखना है कि 3 प्रकार हैं, बाकी पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। तो हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब देखो, ह्रस्व स्वर की संख्या अगर हमें पूछ ले तो कितनी होगी? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ ले 4 होगी। इन्हें हम मूल स्वर भी कहेंगे। अब देखो ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ये 4 हमारे क्या हैं? तो ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ जो स्वर हैं इनकी संख्या 7 है। संख्या में दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये टोटल कितने हैं? 7 हैं। अब इन्हें हम संयुक्त स्वर क्यों बोल रहे हैं? संयुक्त स्वर बोलने का कारण है क्योंकि ये तो मूल स्वर हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने। ये भाई जो दीर्घ स्वर हैं ये इन ह्रस्व स्वर से ही मिलकर बने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आ की, तो आ किससे मिलकर बना है? आ प्लस आ से। अगर हम बात करें ई की, तो बड़ी ई, तो ये 2 बार अगर छोटी ई ह्रस्व ई मिल जाएगी तो ये दीर्घ ई बना देगी। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर हम बात करें दीर्घ ऊ की, तो ये ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ। इसके बाद जैसे हम देखें ए, तो ए का मतलब होता है कि इसमें आ है और ई है। अगर हम देखें ये वाली ए, तो ये किससे मिलकर बनी है? तो आप बोलोगे एक तो आ होगा प्लस एक ए होगी। अगर देखते हैं ओ का मतलब है आ प्लस उ, इससे बोलते हैं हम औ। क्या बोलेंगे? औ। ऐसे ही जो हमारा बड़ा ओ है इसे हम बोलेंगे आ प्लस ओ, औ। ये क्या बोलेंगे? औ। और ये वाला क्या बोलेंगे? औ, यानी ए और ओ, औ। अब देखो प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर हमारा अभी बात करते हैं। सबसे पहले हमने ह्रस्व स्वर जाने। ह्रस्व स्वर 4 हैं, इन्हें मूल स्वर भी बोल देंगे। ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है अर्थात 1 मात्रा काल का समय लगता है। ह्रस्व स्वर बोलने में केवल और केवल 1 मात्रा काल का समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। अर्थात दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता है और प्लुप्त स्वर को बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। या हम बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना ज्यादा समय लगता है। तो भाई ये प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो प्लुप्त स्वर को हम इस तरह से दर्शाते हैं, या हिंदी के जो 3 का अंक है इस तरह से होंगे आपने ओ, इस तरह से। ठीक है, अब देखो
इसका मैं आप उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई नाटक वगैरह है और वहाँ हम आवाज़ लगा रहे हैं, किसी को लंबी आवाज़ खींच के लगा रहे हैं, जैसे राम अरे, तो ये जो नाटक वगैरह हैं वहाँ पे हम लंबी आवाज़ जो खींचेंगे, जैसे कोई राज्यसभा लगी हुई है और वहाँ बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है राजा के सामने, तो द्वारपाल आवाज़ लगाएगा नहीं लगाएगा कि सावधान। तो जब इनका प्रयोग होता है ये होता है प्लुप्त स्वर। तो बस ध्यान रखना है कि इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात प्लुप्त स्वर को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। दीर्घ स्वर हमने देख लिए, इन्हें संयुक्त स्वर भी बोलेंगे, है ना। संख्या में दीर्घ स्वर 7 हैं। संयुक्त स्वर को क्यों बोलना है इन्हें, क्योंकि ये मिलकर बने हैं 2-2 स्वरों से, ठीक है। मूल स्वर हमारे 4 हैं, चारों हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलेंगे। अब हम स्वरों को दूसरे प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। पहले हमने देखा था मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब की बार हम किस आधार पर करेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। और जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारी जीभ का कौन कौन सा हिस्सा काम करता है, इस आधार पर ये 3 प्रकार से होंगे। यानी जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कौन कौन से वर्गीकरण करेंगे हम फिर। एक तो होंगे हमारे अग्र स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद कितने होंगे, 3। पहले होंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होंगे, तो अग्र स्वर में दोनों ई दोनों ए, ये 4 ही हैं। अग्र स्वर केवल याद रखेंगे 4। कौन से, क्यों कहेंगे हम इन्हें अग्र स्वर, तो भाई देखो, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीव का अग्र भाग यानी अगला भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर बोलेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीव का अगला भाग, अग्र भाग काम करता है, उन स्वरों को हम क्या बोलेंगे, अग्र स्वर बोलेंगे। तो अग्र स्वर हमारे 4 हुए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटी ए और बड़ी ए। तो ये हमारे 4 क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर। अब देखो मध्य स्वर कौन से होंगे। मध्य स्वर बोलेंगे हम कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीव का मध्य भाग काम करता हो, और ऐसा केवल एक ही स्वर है अ, इसे बोलने में जीव का मध्य भाग काम करता है। तो ध्यान रखेंगे मध्य स्वर एक ही है अ। अब देखेंगे पश्च स्वर कौन से होंगे। पश्च, पश्च का मतलब पीछे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीव का पिछला भाग काम करता है उन्हें बोलेंगे पश्च स्वर। अब ये कौन कौन से हैं, तो भाई देखो, बड़ा आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई जो मध्य स्वर इनमें से कौन सा है, इनमें निम्न में कौन सा एक पश्च स्वर है, निम्न में कौन सा एक अग्र स्वर है। तो लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखते रहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन हम कौन से वर्णों को बोलेंगे। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन कहलाएंगे। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। अभी हमने पिछले स्लाइड में व्यंजनों की संख्या देखी थी, तो व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है यहाँ पे, 33। अब देखो हम पूरे 52 ही वर्ण गिनाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो मैंने कै वर्ग लिखा है ना, कै वर्ग का मतलब है इसमें कैसे शुरू होकर अड़े तक 5 हमारे वर्ण आएंगे। अगर मैंने लिखा चै वर्ग तो इसका मतलब है चै से अड़े तक 5 वर्ण आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये क्रम से लिखे हुए हैं, कै खे गै घे अड़े, ऐसे ही यहाँ पे आएंगे और लास्ट में मैं। तो कै से लेकर मैं तक ये सभी क्रमबद्ध लिखे गए हैं और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो अगर आपसे पूछ ले कि कैसे मैं तक के व्यंजनों को क्या बोला जाता है, तो हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें स्पर्श व्यंजन, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के समय हमारी जिह्वा
मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करेगी, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। तो एक बात समझ में आई, स्पर्श व्यंजन क्या है? तय वर्ग, कै वर्ग, पै वर्ग, इनका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला पै वर्ग, तो इसका मतलब पै से शुरू होने वाले 5 वर्ण हैं, इसमें 5 अक्षर हैं। पै वर्ग में पै, फे, बै, भै, मै। तो ये टोटल कितने हुए हमारे व्यंजन? यहाँ पे 25 हमने देखे, जो हमने 5 वर्गों में बांट दिए। इसके बाद दो जो व्यंजन हैं जिन्हें हम बोलेंगे द्विगुण व्यंजन। दो हमारे कैसे व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लेता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो आप ये बता देंगे और इनकी संख्या बोलेंगे 2 है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होंगे। संख्या में कितने होंगे? 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होंगे, ये, रे, ले, वे। क्यों बोल रहे हैं इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करेगी, किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे संख्या में 4 हैं, और इन्हें हम ऊष्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इन्हें उच्चारण करेंगे, जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि निकलेगी, जब हवा निकलेगी हमारे मुंह से, तो वो गर्म हवा निकलेगी। इनके उच्चारण करने में जिह्वा को घर्षण करना पड़ता है, जिससे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। मेरे साथ 2 बार और बोलो, याद हो जाएंगे। ये, रे, ले, वे। रे, ये, रे, ले, वे, 4 अंतस्थ व्यंजन। और भाई ऊष्म व्यंजन की तो ट्रिक ऐसी है कि आप कुछ ना करना, जितने भी प्रकार के तुम्हारे से हैं, चाहे वो देखो 3 प्रकार के से और एक है और मिला दो, 3 प्रकार के से और है क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होंगे? तो पहले तो ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन 4 होंगे। संयुक्त का मतलब है कि ये किन्हीं 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अब ये 2 व्यंजन कौन से हैं, कौन कौन से मिलकर बने हैं? तो भाई सबसे पहले जानो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्षेत्र, ग और एक ये श्रे। जब दावत का कार्ड आवे है ना किसी शादी वादी को, तो जो श्री लिखे हैं ऐसे, श्री, ये वाली श्री, तो ये जो श्रेय है ये कोई वर्ण नहीं है, ये 2 को मिलाकर बनाया गया वर्ण है। तो हम देखते हैं जैसे क है, हमारा वर्ण है 6, तो 6 किससे मिलकर बनेगा? तो आप बोलोगे क प्लस ये षटकोण वाला सा। अब इसमें ये हलंत जो लगाया है, इसका अर्थ है कि ये स्वर विहीन है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर होता है, लेकिन जब हलंत लगा दिया ना, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इसमें ए स्वर नहीं है। ठीक है, हलंत का मतलब क्या है? कहीं भी व्यंजन में हलंत लगा दिया तो इसका मतलब है अब इस व्यंजन में ए जो स्वर होता है वो नहीं है, ए विहीन है, स्वर विहीन है। ठीक है, तो अच्छा, तो आपसे पूछ लेगा कि 6 किसका संयुक्त रूप है? तो आप बोलोगे क प्लस ये षटकोण वाला सा, लेकिन ध्यान रखेंगे का हलंत वाला ही होना चाहिए। इसके बाद जैसे त्रा है, त्रा, तो आप बोलने से ही पता चल रहा है, त्रा का क्या पता चल रहा है? ता प्लस रा, लेकिन ता कैसा है? हलंत, हलंत लगा हुआ, स्वर विहीन। इसके बाद है ग ज्ञानी, जैसे आप जानते होंगे, इसमें है हमारा जय और ये तीसरे प्रकार की हमारी अड़े, दूसरे प्रकार की अड़े, तो स्वर विहीन जय और अड़े। इसके बाद है ये श्रेय, श्रेय, इसमें होता है सीटी वाला से, स्वर विहीन है ना, हलंत वाला और रे। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होंगे, इनकी संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। तो हमने अभी व्यंजन देखे हैं, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देखे, कैसे लेकर मैं तक, इनकी संख्या देखी हमने 25। स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे? जिनके उच्चारण करने में जो जिह्वा है वो मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करेगी, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। संख्या में 25 होंगे। इसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन 4 देख लिए। इनके उच्चारण करने में हमारी जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, हल्का फुल्का स्पर्श होगा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से? ये, रे, ले, वे। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी हमारे 4 होंगे, तीनों प्रकार के से और है।
ठीक है। फिर इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होंगे, क्षेत्र, ग्रह और श्रेय, और 2 याद रखेंगे, ये द्विगुण व्यंजन भी होंगे। ठीक है। इसके अब देखो हम व्यंजनों की बात करेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 भागों में बांटे जाएंगे, एक होंगे अघोष, एक होंगे सघोष या घोष। तो सबसे पहले थोड़ी घोष और सघोष से जानने से पहले आप देखना है, जैसे मैंने कहा ना कै वर्ग, तो कै वर्ग में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर मैं आपसे ये कहूं कितने वर्ग हैं ये, कै से लेकर पै तक, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ये आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, 5वां अक्षर। ये समझे बात? ठीक है। तो देखो ध्यान दें, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो अघोष ध्वनियां हैं, अघोष ध्वनियां कौन सी हैं? प्रत्येक वर्ग के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे लेकर मैं तक ही ये बात लागू होगी, 25 अक्षरों पे, 25 वर्णों पे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। ये बात क्लियर? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला वर्ग बोल रहा हूं तो कैसे, कै चे टे ते पे, दूसरा वर्ग खे छे ठे थे और फे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो अघोष होगा। दूसरा ध्यान रखेंगे, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो भी कैसे होंगे, अघोष होंगे। तो भैया घोष या सघोष कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये वाले हमारे जो है ना वो सघोष हैं और ये वाले क्या हैं, अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होगा। इसके बाद में हमारे अंत्यस्थ व्यंजन क्या होंगे, सघोष होंगे, और जितने भी हमारे स्वर हैं ना, स्वर, वो भी क्या होंगे, सब सघोष होंगे। स्वर भी क्या होंगे, सघोष होंगे। तो ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे और अब के व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर करेंगे। देखो प्राणत्व के आधार पर सभी वर्णों को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले होंगे अल्पप्राण, दूसरे होंगे महाप्राण। अल्पप्राण कौन से होंगे? इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलेगी। और महाप्राण कौन से होंगे? इनके उच्चारण में मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी। तो भाई अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अब प्रत्येक वर्ग ये क्या हुई भाई, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कै वर्ग, ठीक है। अब कै वर्ग में पहला अक्षर कै, चे वर्ग में पहला अक्षर चे, टे वर्ग में पहला अक्षर टे, ते वर्ग में पहला अक्षर ते, पे वर्ग में पे। तो ये प्रत्येक वर्ग के जो पहले अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा अक्षर है, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों प्रकार की अड़े न और मैं, तो ये सब के सब क्या हैं, अल्पप्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे। और जो हमारे अंतस्थ होंगे, अंतस्थ जो हमारे व्यंजन होंगे वो भी क्या होंगे, अल्पप्राण व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे अल्पप्राण होंगे। अब महाप्राण ध्वनियां कौन सी होंगी, महाप्राण व्यंजन या वर्ण कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, खे छे ठे थे फे, और चौथा घे झे ढे धे और भे। दूसरा और चौथा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, और प्लस ऊष्म व्यंजन, ये हमारे क्या होंगे? तो ये भैया महाप्राण ध्वनियां होंगी। महाप्राण, ये हमारे महाप्राण होंगे, महाप्राण व्यंजन। तो हमने अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। तो अब हम इन्हें भी जानेंगे। देखो यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। इसने लिखा है अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होगा? तो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं 2 वर्ण, ये और वह।
क्यों कह रहे हैं भाई इन्हें अर्धस्वर? क्योंकि ये तो व्यंजन दिख रहे हैं। अर्धस्वर इसलिए कह रहे हैं कि हैं तो ये व्यंजन, लेकिन स्वरों की जगह पे भी इनका उपयोग हो जाए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा कौआ, कौआ, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कौवा, तो ये आ स्वर है और इसका काम किसने कर दिया? वान है। आ का काम किसने कर दिया? वान है। यानी ये स्वर की जगह पे भी आ जाएंगे कभी कभी, इसलिए इसे हम क्या बोल दें? अर्धस्वर बोल दें। कौन कौन से हैं अर्धस्वर? ये और वह। इसके बाद होता है लुंठित वर्ण। लुंठित व्यंजन, लुंठित वर्ण याद रखेंगे रे। क्या है लुंठित वर्ण? तो जब हम रे का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु से लगकर एक साथ रिपटी हुई आगे जाएगी, इसीलिए इसका नाम हमने लिख दिया लुंठित वर्ण है। याद रखेंगे। तो देखो पार्श्ववर्ण होगा लय। अब इसे पार्श्ववर्ण का मतलब क्या है? जब हम लय का उच्चारण करेंगे तो जो हवा है ना हमारी जीभ के बगल वाले साइडों से निकलेगी, इसलिए इसे हम पार्श्ववर्ण बोल रहे हैं। अब उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण क्या है? डे और ढे, जिसमें नीचे बिंदी है, वो डे और ढे हैं। ये इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोलेंगे हम। क्यों बोल रहे हैं? कि जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं, जैसे ड ड, तो क्या होगा? हमारी जिह्वा एक साथ ऊपर उठेगी और मूर्धा से स्पर्श करके एक साथ ही नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलेंगे या वर्ण बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ इन तीनों में। तो इसने कहा द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है? जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, उनमें एक हलंत हो, वहाँ पे होता है द्वित व्यंजन। जैसे मैंने ये लिख दिया क और का। अब दोनों समान व्यंजन है ना, एक में हलंत होना चाहिए, पहले में, बाद वाले में नहीं हो। जैसे एक शब्द लिखें दिल्ली। अब देखो ये लय लय, ये हलंत वाला लय है, यानी आधा लय है, स्वर विहीन लय है, और ये कंप्लीट लय है। ये व्यंजन, इसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है। तो जब समान व्यंजन, दो समान व्यंजन एक साथ आएंगे, वहाँ पे होता है द्वित। तो इसके उदाहरण देखेंगे आप। दिल्ली है ना, रस्सी, रस्सी में ये स्वर विहीन से है और ये स्वर सहित है व्यंजन। ये स्वर रहित व्यंजन है। खट्टा हलंत वाला टे है, यानी स्वर रहित है, और ये स्वर सहित है, इसमें ए जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कुत्ता आधा तय और फिर पूरा तय। तो आप ध्यान रखना है द्वित वाले कौन से होंगे? जहाँ पे एक जैसे ही व्यंजन लगातार दो बार आ जाए, और पहला उनमें क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब आपके सामने है वर्णों के उच्चारण स्थल। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर मैं एक एक चीज़ें बहुत विस्तार से समझाऊँ, इतना टाइम नहीं है। अब तो कुछ चीज़ आप समझनी है, कुछ रटनी है, तो एक ही वीडियो में अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। 16 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस ने पूछे हैं, इसके तुरंत बाद वही क्वेश्चन है जमे रहेंगे। तो देखो उच्चारण स्थल में कंठ, कंठ या कंठ, कंठ से कौन कौन सी वर्ण उच्चारित होंगे? तो आप ध्यान देंगे अ आ अंग, यानी छोटा आ बड़ा आ और ये बड़ी अंग। और इसके बाद कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं? क ख ग घ अड़। तो ये पांचों कहाँ से बोले? कंठ से। आ अंग और हा, तो ये कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। इसके बाद ध्यान देंगे तालो, तालो या तालब, इससे कौन कौन से उच्चारण होंगे? तो भाई ध्यान रखेंगे दोनों ई और च वर्ग, च छ ज झ, ये पूरा अड़े तक, ये और से। इसके बाद होता है मूर्धा, मूर्धा या इसे हम मूर्धन्य बोल देंगे। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा, जैसे री है ना, ट वर्ग का मतलब टे ठे डे ढे, ये पांच होंगे इसमें। तो री और टे वर्ग पूरा और से, तो हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करेगी? मूर्धा को स्पर्श करेगी। दंत, दंत मतलब दांत, तो दंत वर्ण कौन सा है? जो बोलने में दांतों का यहाँ पे उपयोग होगा, यानी हमारी जिह्वा दांतों को टच करेगी, दांतों को स्पर्श करेगी। तो तय वर्ग पूरा, और कौन सा है? से। तो तय थे दे,
ये पूरे कितने होंगे 5 और स ध्यान रखेंगे। अब देखो ओष्ठ वर्ण यानी ओष्ठ से जो ध्वनि आवेगी वो किसकी आवेगी पे से, पे वर्ग पूरा और दोनों हमारे क्या हो जाएंगे उ, तो दोनों उ और पे वर्ग कंप्लीटली, पे वर्ग पूरे 5 वर्ण पे फे वे ये सब, तो ये कहाँ होंगे हमारे ओष्ठ वर्ग में। अब नासिक देखो, नासिक में क्या होगा कि तीनों प्रकार की अणे, तीनों प्रकार की अणे नय और मैं ये नासिक के व्यंजन होंगे और एक इसमें कौन सा आ जाएगा छोटी अंग, छोटी अंग जिसे आप अनुसार के नाम से जानना है। फिर सुन लें, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर और जो अनुसार है, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे नासिक के होंगे, इनका उच्चारण नाक से ही होता है, ध्वनि इनकी ऐसे लगे जैसे नाक से आ रही है। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ यानी जो कंठ और होठ, ओष्ठ का मतलब है होठ, कंठ और होठों से जिसका उच्चारण होता हो, जैसे ओ है ना। इसके बाद है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब क्या है दांत और ओष्ठ, होठ, ओष्ठ का मतलब होठ, दांत और होठों से जो उच्चारित होता हो उसे हम दंतोष्ठ बोलेंगे, ऐसा एक ही वर्ण है केवल वह। फिर है कंठ ताल, कंठ ताल यानी कंठ और ताल दोनों से उच्चारित होते हो, तो ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए, तो ये हैं हमारे उच्चारण स्थल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसी क्रम में याद करें, कंठ ताल मूर्धन्य दंत ओष्ठ नासिक, कंठोष्ठ दंतोष्ठ और कंठ ताल। चलो अब यूपी पुलिस 2018 और 19 में जो क्वेश्चन आए हैं ना इसी चैप्टर के वर्णमाला के, वो 16 आए हैं और मैं 4 लिख दिए हैं आपके सामने, तो 4 आगे दूसरी स्लाइड में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हमने पढ़ लिए ना, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें हम व्यंजन बोलेंगे, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे वो स्वर। अब देखो ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसका प्रकार है, डेट लिखी हुई है पेपर की भैया, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट भी लिखी हुई है, ढूंढ लियो। ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसका प्रकार है, तो आप बताओ किसका प्रकार है, स्वर का, व्यंजन का, वर्णमाला का या संयुक्त व्यंजन का। तो भाई ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रकार है, हमने पढ़ा है अभी। इसके बाद है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो बताओ आप ऊष्म व्यंजन कौन सा है भैया, कमेंट्स में लिखो इसे, है ना, ऊष्म व्यंजन कौन सा है कमेंट्स में लिखेंगे। और इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, इसने कहा स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है क्या कहते हैं, यानी संयुक्ताक्षर, द्वैत, तालव्य, स्वरतंत्रीय, ठीक है। तो भाई इसका आंसर होगा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब है संयुक्त अक्षर। तो क्या आपने संयुक्त अक्षर पढ़े हैं, ना पढ़े तो मैं याद दिला रहा हूँ, आपने पढ़े हैं। जैसे आपने त्रय पढ़ा है, त्रय, त्रय का मतलब क्या था, तय प्लस रे। जैसे आपने श्रेय पढ़ा था ना ये वाला, इसका मतलब क्या है भाई, से प्लस। 4 क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इसने कहा कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारण है, सब के सब यूपी पुलिस में आए हैं, डेट शिफ्ट सब इस पर लिखे हुए हैं। नासिक के द्वारा उच्चारित क्या है, तो हमने पढ़ा है नासिक के द्वारा उच्चारित, बताओ भाई क्या होगा इनमें से, तो अड़े, आपका आंसर होगा अड़े। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 10, 7, 2 या 8। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। तो ये हमारे हो जाएंगे 2 भेद वर्णों के। फिर इसने कहा 7 ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो आप पता होगा ये रे ले वे ये सब हमारे कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद इसने कहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। हमने शुरुआत ही यहाँ से करी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ठीक है, वर्ण। तो भाई किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण।
और मौखिक इकाई क्या है सबसे छोटी, तो आप बोलोगे ध्वनि। चलो जी, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं। इसने कहा कि निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो भाई देखो, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये आपने पढ़ लिए हैं। इसका कमेंट्स में देंगे आप उत्तर, ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट्स में देंगे। फिर इसने कहा वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। अरे यहाँ से तो हमने शुरुआत ही करी है भाई, इसका भी उत्तर खुद देंगे आप। फिर है इनमें तालव्य ध्वनि क्या है, कमेंट्स में लिखने हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना करें तो भाई कर लें और थोड़ा मदद करें, सहयोग भी करें। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है तो बताओ, सोचो 1 मिनट, तालव्य ध्वनि क्या होगी, यानी ऐसा वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण स्थल तालु है। ठीक है, तो आप बोलोगे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष वर्ण आप बोलोगे कै। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आगे फिर मिलेंगे, नमस्कार।